नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में एक हफ्ते और कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 29 जून से बाजारों के खुलने का समय बढ़ाया जा सकता है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार की टाइमिंग करने पर सरकार विचार कर सकती है। वहीं राज्य में टूरिस्ट स्पॉट पर वीकेंड में छूट मिल सकती है। मंगलवार और बुधवार को टूरिस्ट स्पॉट बंद रह सकते हैं, जबकि राज्य में नाइट कर्फ्यू पूरी तरीके से लागू रहेगा। तो 29 जून से क्या कुछ बदल सकता है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि फिलहाल एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 29 जून से बाजारों के खुलने का समय भी बढ़ाया जा सकता है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक की टाइमिंग की जा सकती है। उत्तराखंड में 5 ऑक्सीजन प्लांट का सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोकार्पण किया। ये प्लांट बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में लगाए गए हैं। इसके साथ ही हिमालयन जॉलीग्रांट और कोरोनेशन अस्पताल में भी प्लांट लगाया गया है। इस समय राज्य में 17 ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव हैं, जबकि 17 पर अभी भी काम चल रहा है। और चलिए अब आपको उत्तराखंड का आज का कोरोना अपडेट बताते हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 164 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि सिर्फ 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं 272 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। राज्य में अभी भी 2500 एक्टिव केस हैं। तो बीते 24 घंटे के जो आंकड़े हैं हम आपको बता रहे हैं। 164 नए केस आए हैं और इन्हीं 24 घंटे में 2 मरीजों की जान चली गई है। इसके अलावा 272 मरीज ऐसे भी हैं जो इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर गए हैं और 2500 एक्टिव केस अभी भी राज्य में बरकरार हैं। चारधाम यात्रा वाले 3 जिलों को वैक्सीन की ज्यादा डोज दी जाएगी। चारधाम में रहने वालों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिलों में चारधाम पड़ते हैं। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके चलते वैक्सीन की ज्यादा डोज यहां पर दी जाएगी। प्रदेश बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर कल से रामनगर में शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह शिविर ढिकुली स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, सांसद और मोर्चा व प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में कुल मिलाकर 40 से 45 लोग सम्मिलित होंगे, जिसमें सीएम के उपचुनाव के साथ ही प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन होगा। इसके साथ ही बीते सालों में प्रदेश सरकार के काम की समीक्षा की जाएगी। इस चिंतन में विपक्ष को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जो है 27 से प्रारंभ होकर 28-29 को इसका समापन होगा और ढिकली जो हमारा शेयर बिहार का होटल है उसमें इसे होना है। इसमें जो हमारे चिंतन होता है पिछले कार्यक्रम का और आगे कैसे करना, और मुख्य रूप से इस समय चुनाव का माहौल है 2022, और मुख्य रूप से कोविड का भी इसमें कैसे पार्टी ने पिछले कार्यक्रम किए हैं और आगे करेंगे, ये सब चिंतन होना है। बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि कल से शुरू होने वाली उत्तराखंड की चिंतन बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। दुष्यंत गौतम ने सीएम के कार्यकाल पर कहा कि इसे लेकर पार्टी की लीगल सेल विचार करेगी। वहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को परिवर्तन करना है तो राहुल गांधी को परिवर्तित करें, जिनकी वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी। 3 दिनों के अंदर सारे विषय राजनीतिक आने वाले और जो गए हैं, जो भी चुनावी दौर में चीज़ें होंगी उस पर सब पे मंथन किया जाए। सर, मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर एक तमाम सवाल उठ गया है। कई सारे लोग उनके उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से चुनाव आयोग का नियम है, कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले मुख्यमंत्री को कहीं से चुन के आना होता है, तो उसको लेकर एक सवाल लगातार बना हुआ है। उसको लेकर पार्टी क्या तैयारी कर रही है? ये कोई अभी विषय आया नहीं है। जब ये विषय आएगा तो हमारा लीगल सेल है वो पे चिंतन करेगा और उस पर विचार करेगा। उधर कांग्रेस में नेता विपक्ष के नाम पर मंथन हो रहा है और नेता विपक्ष के नाम पर पार्टी के कई समीकरण भी टिके हैं, जिसको लेकर दिल्ली में राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर दिल्ली में मंथन चल रहा है और रविवार को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव दिल्ली में बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधायक करण महारा, काजी निजामुद्दीन, राजकुमार के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह दिल्ली में हैं। वहीं हरीश रावत पहले से ही दिल्ली में हैं और किशोर उपाध्याय भी दिल्ली पहुंच चुके हैं।
फैसला नेता विपक्ष के नाम पर भले ही होना हो, लेकिन आगे कई और समीकरण भी टिके हैं। कांग्रेस के 10 विधायकों में कोई भी ब्राह्मण विधायक नहीं है, जिससे पेच फंस गया। इंदिरा हृदयेश कुमाऊं मंडल से थी। ऐसे में विधायक करण महारा, गोविंद सिंह कुंजवाल की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। प्रकाश जोशी का नाम भी चर्चा में है, लेकिन नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ठाकुर नेता होने पर समीकरण बदलने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए गढ़वाल से किशोर उपाध्याय, गणेश गोदियाल का नाम चर्चा में है। मंडलों के बीच में सामंजस्य की बात हो, जातिगत सामंजस्य की बात हो, विधानसभा सीटों के बारे में, उसके बारे में सामंजस्य की बात हो, तो हम लोग जो हैं उसका कुछ न कुछ सौहार्दपूर्ण रास्ता निकालेंगे और 22 की चुनौतियों को इंदिरा जी की आत्मा के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करेंगे। 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस ब्राह्मण फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहती। वहीं दिल्ली से लौटे प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कई नेता अपनी राय दिल्ली में बता चुके हैं। चुनने की प्रक्रिया होती है, उसमें कंसल्टेशंस होती है। पार्टी के तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे विधायक हों, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे पार्टी के जितने लोग मैटर करते हैं, उनसे कंसल्टेशन होता है। हम लोगों से भी बातचीत हुई है लीडरशिप की, हमने अपनी राय दी है। अब सबकी राय सुनने के बाद जो सर्वसम्मत निर्णय निकलेगा वो घोषित कर। उत्तराखंड में विधानसभा की 29 सीट कुमाऊं मंडल में है, जबकि 41 सीट गढ़वाल मंडल में है। इस समीकरण पर भी बैलेंस बनाने की कोशिश दिल्ली में हो रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पौड़ी के सीओ प्रदीप टमटा के आदेश की एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें पौड़ी के आरआई को आदेश दिया गया है कि गढ़वाल डीआईजी के आवास पर लगे एक सेब के पेड़ को बंदर के नुकसान से बचाना है। पत्र में सेब के पेड़ की सुरक्षा की बात कही गई है। पत्र वायरल होने पर डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने जांच बिठा दी है और एसएसपी पौड़ी को जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी में ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही लेटर आया है और मेरे ऑफिस से इस तरह के कोई भी दिशा निर्देश कभी भी निर्गत नहीं किए गए हैं। तो इसमें एसएसपी पौड़ी को जांच सौंप दी गई है कि किसने ये पत्र जो वायरल हो रहा है ये तैयार किया है और किसके द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है। दोनों के ही संबंध में इसमें जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। देहरादून को साल 2020 के लिए बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड से चुना गया है। इसके अलावा देहरादून को वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन देहरादून में ट्रैफिक जाम, बारिश में पानी भरने की समस्या किसी से छिपी नहीं है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत का कहना है कि 2022 चुनाव तक राजधानी का काम पूरा हो जाए, ये संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए देहरादून को नंबर 1 बताया जा रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी की पोल एक बारिश और ट्रैफिक जाम खोलकर रख देता है। देखिए, स्मार्ट सिटी स्टेप बाय स्टेप है। हर चीज़ 2022 तक कवर हो जाएगी ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन अधिकांश चीज़ें 2022 तक हम पूरी करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, केंद्र सरकार बहुत होशियारी से काम ले रही है। जिस भी प्रदेश में चुनाव है उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डिक्लेयर कर दो ताकि जनता में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। लेकिन धरातल पर वस्तुस्थिति क्या है वो किसी आम जन से पूछिए। 2-2, 3-3 सालों से सड़कें खुदी पड़ी हैं, बनी नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं हो रखा है। एक बारिश में सारी सड़कें जाम हो जा रही हैं, पानी भर जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रही इलेक्ट्रिक बस को लेकर आरटीआई से जानकारी मिली है कि ये बसें घाटे में चल रही हैं। आरटीआई की सूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस से 1 महीने में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 3 लाख का नुकसान हो रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि बस नियमों के तहत चल रही हैं और बस से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो कम से कम ये लगा लो 26.5 लाख का इनको ये नुकसान हुआ है सरकार को, स्मार्ट सिटी लिमिटेड को। और दूसरा ये है कि जो इसमें कंडक्टर है, जो परिचालक है, उसको जो है स्मार्ट सिटी ही पेमेंट करती है उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को। अगर उसको भी मिला दिया जाए तो ये घाटा 2 महीने का कम से कम 30 लाख रुपए बैठता है। इसमें कोई भी घाटा नहीं है और ये प्रोजेक्ट है हमारा और ये भारत सरकार और नीति आयोग की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलता है और भारत सरकार से हमें इसमें जो है वो सब्सिडी भी प्राप्त है और बस का बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग बहुत ज़्यादा उसमें यात्रा कर रहे हैं। अब तक आपने सैनिकों या फिर अधिकारियों के रिटायरमेंट की तस्वीर देखी होगी, लेकिन आज आपको दिखाते हैं एक डॉग चोको के रिटायरमेंट की तस्वीर, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉग चोको 1 साल की उम्र में आईटीबीपी में भर्ती हुआ और 11 साल की सेवा देने के बाद आज रिटायर हो गया। आईटीबीपी के अधिकारियों ने चोको को
फूल मालाएं पहनाई और जिप्सी में उसकी विदाई की गई। रिटायरमेंट के बाद चोको अब पंचकुला के आईटीबीपी के एनटीसीडी का हिस्सा रहेगा, जहां उसकी देखभाल की जाएगी। चोको को 70% की पेंशन भी मिलेगी। बाजपुर के बद्रीपुर गांव में एक खेत में 4 गुलदार दिखाई दिए। गुलदार के देखे जाने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गुलदार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। वहीं गुलदार होने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और जल्द ही गुलदार को पकड़ने की बात कही। तो 2 बड़े हैं, मेल फीमेल हैं और 2 बच्चे दिखाई दिए हैं। लगभग काफ़ी बड़े हो गए हैं, अडल्ट एज में आने ही वाले हैं। अभी मैंने जो निरीक्षण किया है उस हिसाब से यहाँ ये बगल में एक नाला है और इसमें अच्छा खासा पानी है और रहने के लिए इनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। खाने पीने को इनको मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये डेरा जमाए हुए हैं। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक पिंजरा लगा दिया जाए और अगर ये पकड़ में आते हैं तो इनको बाहर ले जाएंगे। टिहरी के बासरपट्टी इलाके में बदहाल सड़क के सुधारीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़क पर धान की रोपाई कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए शुरू की गई हेली सेवा काफी मददगार साबित हो रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से रोज 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। दारमा, ब्यास और चौंदास घाटी के दर्जनों गांव का बीते दिनों हुई बारिश के चलते संपर्क कट गया था, जिसके चलते सैकड़ों लोग जगह जगह फंसे हुए थे। लेकिन प्रदेश सरकार से मिले हेलीकॉप्टर से लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। सड़क और परिवहन मंत्रालय 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके बाद लाइसेंस के लिए आरटीओ में जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके तहत जिन लोगों ने निजी ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग की है, वहीं से मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर व्यक्ति का लाइसेंस बन जाएगा। ये वही निजी ड्राइविंग सेंटर होंगे जो आरटीओ से मान्यता प्राप्त होंगे। जो भी लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होना या जो भी वाहन संबंधित जो कार्य होने हैं सारे ऑनलाइन होने हैं, फेसलेस जो है उसमें होना है। तो जैसे हमें आदेश आएंगे तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं और हम उसको जो है जैसे आदेश आएंगे हम शुरू कर देंगे। राज्य पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के मसले पर आईजी कानून व्यवस्था के वायरल हो रहे पत्र के मामले में एडीजी प्रशासन अभिनव कुमार ने कहा है कि यूं तो 15 अगस्त के दिन वैसे भी जिलेवार अलर्ट होता है, इस बार पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे के मसले पर सभी कप्तानों को अलर्ट किया गया है। दरअसल ग्रेड पे के मसले पर सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की जा रही है कि सभी जवानों के परिजन और रिटायर्ड कर्मी परिजनों समेत 15 अगस्त को होने वाले परेड मैदान स्थित कार्यक्रम में पहुंचें और विरोध स्वरूप रैली भी निकालें। हमारे पुलिस कर्मियों की समस्याओं के प्रति जो भावना है उसका सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनसे ये भी आग्रह करते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारा स्वाधीनता दिवस है, उसको किसी प्रकार से इससे ना जोड़ा जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है, 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है। जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाने पर कार्रवाई की गई है। मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी समेत 11 जिलाध्यक्षों पर यह एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, 11 जिलों के जिला अध्यक्षों को बर्खास्त किया गया है। तब बर्खास्त किया गया है जब अब से कुछ देर पहले करीब जो है 4 बजे के लगभग समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह इन तमाम जिलों में एक तरफा चुनाव कराने के आरोपों को लेकर के निर्वाचन अधिकारी के पास गए थे। तो आप खासतौर से देखें, जिन जिलों में शिकायत आई थी कि वहां पर सरकार के प्रभाव की वजह से निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, उन्हीं जिलों के लगभग ज्यादातर जगहों पर जिला अध्यक्ष बर्खास्त किए गए हैं। यानी कि साफ इसका मतलब है कि जिन जगह पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है वहां पर समाजवादी पार्टी के इन जिला अध्यक्षों की भी संलिप्तता पाई गई है। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और अगर सूत्रों के हिसाब से माना जाए तो बिला शक शुबा आप जब देखेंगे गोरखपुर को, मुरादाबाद को, झांसी को, मऊ आपका है, इसके अलावा गोंडा है, बलरामपुर है, यहाँ के जिला अध्यक्षों को भी हटाया गया है और इन तमाम जगहों पर विरोध आज निर्वाचन हुआ है। तो यानी कि एक दूसरी बड़ी अहम जिम्मेदारी और तमाम चीजों को जब आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, उसके बाद भी सपा अध्यक्ष की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई एक बड़ा और कड़ा मैसेज देने की कोशिश है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई बिला शक शुबा उन तमाम लोगों के लिए
है, जो लोग कटघरे में खड़े थे। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई उन तमाम जगहों के लिए एक संदेश है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन पर ये एक्शन लिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बाद ये चारधाम यात्रा 2 साल से बंद है, जिससे व्यापार पर भी इसका असर पड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से यात्रा शुरू होने से व्यापारियों को उम्मीद बंधी है। राज्य सरकार द्वारा 3 जिलों में यात्रा शुरू करने पर ऋषिकेश के परिवहन व्यापारियों ने सीएम का आभार व्यक्त किया और कहा है कि इससे कारोबार में लाभ मिलेगा। देखिए, अभी तो इंट्रा स्टेट यात्रा के लिए उन्होंने बोला, तो इंट्रा स्टेट पे तो हमारे पास जो है यात्रा की बुकिंगें नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का लोकल आदमी है वो अपने अपने तरीके से गंतव्य स्थान तक जाता है। थोड़ा कोरोना की स्थिति अगर बेहतर होती है तो सितंबर अक्टूबर की जो यात्रा है वो फिर अपने चरम पर आ सकती है। तो इसलिए ये यात्रा खोलना जाना बहुत आवश्यक था और ये बहुत अच्छा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है।